जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफ कैट 2021 के लिए करंट अफेयर्स कवर करेंगे। एफ कैट में जीके पोर्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं लगभग 25 यानी कि 75 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं जीके पोर्शन में मैक्सिमम। लेकिन इसमें भी अलग अलग तरह से कैटेगराइजेशन होती है। आपकी फैक्चुअल जीके आएगी, स्टैटिक जीके आएगी और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रिसेंटली करंट अफेयर्स की वेटेज कुछ कम हुई है, लेकिन आपको कभी भी नहीं पता रहता कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है दोबारा से इंक्रीज हो जाए। इसी वजह से एफकेट के लिए करंट अफेयर्स कवर करने भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन हमेशा से ही एफकेट में जो स्टैटिक जीके है, फैक्चुअल जीके है, उसकी डोमिनेंस रही है। इसी वजह से करंट अफेयर्स को भी हम उसी तरह से कवर करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन एफकेट में पूछे जाते हैं, ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो जाए और जो चीज़ें करंट अफेयर्स की वजह से न्यूज़ में रही हैं उनके रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम कवर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं एफकेट 2021 के लिए करंट अफेयर्स। इसका रहेगा पार्ट 1। सबसे पहले देखते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब देखिए, आपको ना सीधे सीधा ये नहीं पूछा जाएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एफकैट में देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये पूछा जा सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की फाउंडेशन कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा 1993। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा पूछा जा सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे। तो सबसे पहले चेयरमैन पूछे जाएं तो वो थे हमारे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। आपको पता है पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि इसको अपॉइंट कौन करता है, या जिस तरह से पूछा गया था कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, उसी तरह से पूछा जा सकता है कि पहले चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन से थे, तो वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अगर पूछा जाए कि मोटो क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो वो रहेगा मे ऑल बी हैप्पी। इसके अलावा जो चेयरमैन रहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी ये न्यूज़ रही थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एफकेट के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन अरुण कुमार मिश्रा के ऊपर नहीं बनेगा, लेकिन इस न्यूज़ से लिंक करके हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली जो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो हमारा अगला करंट अफेयर है, डेविड डायब हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। अब जो आपकी बुक्स होती हैं, ऑथर होते हैं, इनके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऊपर से अगर बात इंटरनेशनल बुकर प्राइज की हो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये करंट अफेयर डायरेक्टली भी इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, तो वो मिला है डेविड डायब को। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला था, तो वो मिला था 2005 में इस्माइल कादरी को। नाम याद रखना है। पहले विनर का नाम भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज शुरू कब हुआ था। 2005 में शुरू हुआ था। 2015 तक ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से ये हर साल दिया जाने लगा। अब आपको पूछा जा सकता है कि डेविड डायब को ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है उनके कौन से वर्क के लिए मिला है, तो देखिए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका वर्क है। ये है डेविड डायब का, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। 2005 में ये अवार्ड शुरू हुआ था और पहली बार मिला था अल्बेनिया के राइटर इस्माइल कादरी को। तो इस तरह से आपको एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है।
अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो हमारी व्हाट्सएप है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। प्राइवेसी का इशू था, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट्स चली। जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके ऊपर रिसेंटली काफ़ी चर्चा हुई है। तो इनके ऊपर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको पूछ लें कि व्हाट्सएप फाउंड कब किया गया था, तो ये फाउंड किया गया था 2009 में। इसके अलावा व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट्सएप की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? फेसबुक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे व्हाट्सएप के फाउंडर्स हैं वो कौन थे? जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। फाउंडर्स का पता होना चाहिए, फाउंडिंग ईयर का पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। व्हाट्सएप के जो अभी सीईओ हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर निकालनी है ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो आप आंसर दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफकेट में क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के ओपनर हैं डेवोन कॉनवे, उन्होंने क्या किया है? अपने डेब्यू मैच में, यानी कि अपने पहले ही टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगा दी। अब ये रोज़ रोज़ तो नहीं होता कि कोई बंदा अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहा है और वो डबल सेंचुरी लगा दे। अगर आप इतिहास को भी उठाएंगे तो हमारे कुछ ही प्लेयर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगाई है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। डेवोन कॉनवे के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के टेस्ट मैच में कौन से ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पहले ही मैच में डबल सेंचुरी लगाई थी? तो वो थे हमारे फॉस्टर, इंग्लैंड के प्लेयर थे, याद रखना है, जिनका नाम था फॉस्टर। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 287 स्कोर किया था और ये आज तक का हाईएस्ट स्कोर है किसी भी डेब्यू मैच में, टेस्ट मैच में 287। अगर आपको पूछा जाए सबसे पहली बार डबल सेंचुरी किसने लगाई थी, तो फॉस्टर ने लगाई थी। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वुमेन है जिन्होंने आज तक डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी लगाई है। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी वुमेन क्रिकेटर थी जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के ऊपर डबल सेंचुरी लगाई थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी, जिनका नाम था गॉस्को। क्या नाम था? गॉस्को। तो ये नाम याद रखने हैं कि वुमेन क्रिकेटर कौन थी जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के ऊपर डबल सेंचुरी लगाई थी, और हमारे पहले प्लेयर कौन से थे जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के ऊपर डबल सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा डेवन कॉनवे के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर इस तरह से आप रिलेट करके फैक्चुअल जीके को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए स्कोर करना। अगर आपने एफकेट की प्रेपरेशन अभी तक पूरी कर ली है या फिर आपको जीके में डर लग रहा है, तो आप हमारी एफकेट जीके की ई बुक पढ़ सकते हैं। इसमें लगभग 120 टॉपिक्स हमने मेंशन किए हैं, जिसमें पूरा स्टैटिक एंड फैक्चुअल डाटा डाला गया है। और अगर आप 75 में से 60 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये बुक को गो थ्रू कर लेंगे, इन 120 टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप जीके के पोर्शन में 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रेपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है एफकेट 2 के लिए। इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, आंसर की रहेगी, एक्सप्लेनेशन रहेगी। अगर आप लोग इन 10 मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर 180 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अगर आपका स्कोर 180 प्लस इन सभी मॉक टेस्ट में एवरेज आ गया तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती एग्जाम में क्लियर करने से, एफकेट एग्जाम क्लियर करने से, क्योंकि ये इसी तरह से बनाए गए हैं। हर तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी, और जिस तरह के क्वेश्चन एफकेट में आते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कर लेना, इससे आपको पहले ही आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा रिसेंटली करंट अफेयर्स की न्यूज़ रही थी कि न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर हैं काइल जेमिसन, उन्हें 2021 का गेमर्स कैप अवार्ड मिला था। अब ये जो गेमर्स कैप अवार्ड है ये दिया जाता है उस प्लेयर को जिसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, जिसके लिए वोट करते हैं उसी टीम के प्लेयर्स और वहां का सपोर्टिंग स्टाफ। अब ये अवार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को ही मिलता है। अभी क्रिकेट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनकी ट्रॉफी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसी वजह से इस तरह के जो अवार्ड्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि गेमर्स कैप अवार्ड जो है क्रिकेट में दिया जाता है और जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उन्हें मिलता है। तो रिसेंटली किसे मिला है? काइल जेमिसन को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। इसके अलावा ये जो गेमर्स कैप अवार्ड है सबसे पहले मिला था ब्रेंडन मैकलम को, सबसे पहले मिला था ब्रेंडन मैकलम को। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर है, नेशनल पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें तो आपके टिप्स पर होनी ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर अभी न्यूज़ में रहा, तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, राजामुंद्री। तो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर्स होंगे ना, उसकी लिस्ट को एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी नेट के ऊपर जाना, इम्पॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स देखना जो भारत में है, कहाँ कहाँ पर है उन्हें गो थ्रू करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टैटिक और फैक्चुअल जीके का। और काफ़ी रिसर्च सेंटर्स जो हैं इस तरह से हमारी न्यूज़ में रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है, बुक के ऊपर ऑथर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके इम्पॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल में लीडर्स थे उन्होंने जो किताबें लिखी थी उनके ऊपर भी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है करंट अफेयर्स में। रिसेंटली 1232 किलोमीटर इसका टाइटल था, द लॉन्ग जर्नी होम। अभी आपको पता है जब आपका लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो काफ़ी ऐसे वर्कर्स थे जो पैदल चलना शुरू हो गए थे, काफ़ी ऐसे थे जो अपने साइकिलों पर निकल गए थे, इतनी ज़्यादा दूर, इतनी लंबी जर्नी जिन्होंने कवर की थी। इसके ऊपर विनोद कापरी जी ने जो है अभी अभी बुक लॉन्च की है, इम्पॉर्टेंट है, 1232 किलोमीटर। ये उन 7 माइग्रेंट्स के ऊपर है जिन्होंने 7 दिन और 7 रातों तक चलते रहे और डिस्टेंस कवर किया, अपने घर वापस पहुंचे। उनकी जो स्ट्रगल है, किस तरह से वो आए, क्या क्या उन्हें चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें इसमें जो है लिखी गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो 7 जून को किया जाता है। अब आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के हेडक्वार्टर एफकेड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका है रोम, इटली के अंदर, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945, 16 अक्टूबर 1945। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? 7 जून को। जो इंपॉर्टेंट डेज है पता होने चाहिए, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है पता होनी चाहिए, उनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। जो जो चीज़ें मैं आपको साथ में बता रहा हूँ ना, वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एफकेट के लिए। अगर वो पूरे के पूरे टॉपिक्स आप कवर करते हैं, उस तरह से कवर करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लेंगे एफकेट में। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये निकल के आती है कि पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया था? ये किया गया था 1974 में, और इसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ। सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है, सिर्फ एक आइडिया रखना है कि पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब ऑब्जर्व किया गया था? 1974 में। इसके अलावा आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन्स होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी में, और जो आपकी कैपिटल्स होती हैं, करेंसीज होती हैं, जो भी न्यूज़ में रहेंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आप देखेंगे कि माउंट नायरागोंगो जो है इरप्ट हो गया था। कहाँ पर? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में।
तो आपको पूछा जा सकता है कि जो माउंट नायरागोंगो है वो कौन से देश का वॉल्केनो है, तो वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि उसकी कैपिटल क्या है कॉन्गो की, तो कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ाविल, और कॉन्गो की करेंसी क्या है कोंगोलीज फ्रैंक। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विराम। विराम लेने से पहले आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होमवर्क है। आपका जो यूरोपियन यूनियन है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जितनी इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन के बारे में पता है वो नीचे आप कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कि कौन कितने फैक्ट्स बता पाता है यूरोपियन यूनियन के बारे में। अभी अभी न्यूज़ में रही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके गवर्नमेंट एग्जाम फंडा लिख के भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।